हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैं इसके पहले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बता रहा था, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं रैयतवारी सिस्टम। इसका फोकस कहाँ था? मद्रास और बॉम्बे में। जो रैयतवारी सिस्टम था, ठीक है ना, वो किसका इम्प्रूवमेंट था? परमानेंट सेटलमेंट का इम्प्रूवमेंट था। इसमें क्या था? लैंड रिवेन्यू वाज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड। इसमें जो रेवेन्यू लैंडलॉर्ड वसूलते थे उनसे ये हक छीन लिया गया, बट फ्रॉम द कल्टिवेटर। और जो कल्टिवेटर से जो खेत बोने का काम करते थे उनको डायरेक्टली क्या किया गया? उनसे रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज सेटल्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स। और इस पर क्या किया है? उनका जो खेत होता था, ठीक है ना, उसकी जो क्वालिटी होती थी और जो सॉइल होता था उसके आधार पे क्या किया जाता? एक फिक्स अमाउंट उस पर रेवेन्यू लगा दिया गया था। दिस रेवेन्यू वाज डिपॉजिट बाय द कल्टिवेटर्स इन द ट्रेजरी। और जो रेवेन्यू था वो किस में डिपॉजिट करना था? जो अंग्रेज़ों की ट्रेजरी बनाई गई थी उसमें उनको क्या करना था? खुद कल्टिवेटर जाके उनमें वो डिपॉजिट जमा करते थे। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। इस सिस्टम को मद्रास और बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया था। मेरिट्स ऑफ रैयतवारी सिस्टम। अब रैयतवारी सिस्टम का क्या मेरिट था? अ कल्टिवेटर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द लैंड। अब इसमें क्या था? जो इसका जो मेन मेरिट था वो था जो कल्टिवेटर थे, यानी जो इनका खेत था वो क्या अपने खेत का ऑनर खुद होने लगा। सो ही वाज नॉट एक्सप्लॉयटेड बाय एनी मिडिल मैन लाइक ए लैंडलॉर्ड। इसकी जो मिडिल मैन जो थे, बीच के लोग थे, वो क्या करते थे? इनको एक्सप्लॉयट नहीं कर पाते थे, ठीक है। ही वाज नॉट evicted फ्रॉम हिज लैंड सो लॉन्ग ही पेड हिज लैंड रेवेन्यू। The British too got a regular income from land revenue. Also, the British could increase the amount of land revenue from time to time, which was generally 20 to 30 years. इसमें क्या हुआ? इनको जो किसानों को बहुत सारे फ़ायदे हुए इसका। एक तो सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि जो मिडिल मैन होते थे वो लैंडलॉर्ड वो इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते थे। उनके जो लैंड रेवेन्यू होती थी खुद ले जाके जमा कर देते थे, जिससे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है ना। और इसमें जो इंक्रीज करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग, वो क्या जो अमाउंट इंक्रीज करते थे वो जनरली 20 to 30 ईयर्स में, यानी 20 ईयर्स तक एक ही रेट रहता था। उसके बाद 30 ईयर्स पे क्या चेंज किया जाता था। 20 और 30 ईयर्स के बाद उस अमाउंट को बदल दिया जाए। जैसे 10 रुपये टैक्स लेते थे वो 20 रुपये कर देते थे, ऐसे करके। अब इसके जो डी मेरिट्स से रहे रैयतवारी सिस्टम के, द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। ये इसका जो डी मेरिट था वो ये था कि लैंड रेवेन्यू जो भी उनका जितनी ज़मीन होती है उस पर जो कर होता था वो 1/2 होता था, फिक्स होता था। जितने भी प्रोडक्शन होता था, जैसे मान लीजिए 1 कुंटल गेहूँ हुआ तो उसमें से आधा क्या करना है? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना है। विच वाज टू हाई, जो बहुत ही ज़्यादा था। एज एग्रीकल्चर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन मानसून। और जो एग्रीकल्चर था, जो खेती, उसी पे डिपेंड था, मानसून पे। कल्टिवेटर्स वेयर ऑफ्टन एट द मर्सी ऑफ रेन एंड रेवेन्यू ऑफिसियर। और उनके साथ जो कल्टिवेटर्स हैं उनके साथ कोई मर्सी नहीं दिखाई जाती थी। चाहे रेन बारिश हो या ना हो, उनको क्या रेवेन्यू देना ही पड़ता था। व्हेन क्रॉप्स फेल, जब क्रॉप्स पैदा नहीं होता था, द मनी लैंडर्स केम इनटू द पिक्चर हु एक्सप्लॉयट देम स्टिल फर्दर। और जब ऐसा होता था कि बारिश नहीं होती थी, फसलें नहीं होती थी, तो जो मनी लेंडर्स होते थे वो क्या करते थे? लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देते थे और वो क्या करते थे? इनको एक्सप्लॉयट करते थे, इनका फ़ायदा उठाते थे। अब महलवारी सिस्टम फोकस ऑन पंजाब, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब इसके बाद जो सिस्टम है वो महलवारी सिस्टम है। इसका फोकस पंजाब और वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में था। बाई महल इज मीन्ट और विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। जो महलवारी सिस्टम था उसका जो मतलब था महल का, वो एक गांव से था, ठीक है ना, गांव। और या फिर उसका ग्रुप ऑफ विलेज, गांव का जो ग्रुप होता था, कई गांव मिलके। इट वाज ए फर्दर इम्प्रूवमेंट ओवर द अदर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये भी क्या था? जो भी दूसरे लैंड रेवेन्यू थे उनका इम्प्रूवमेंट था इन दिस। अब इसमें क्या था? द होल महल वाज टेकन एज अ यूनिट in which the representative of the village collected and deposited the land revenue। इसमें क्या किया था? जितना गांव का एक ग्रुप बना दिया जाता था, ठीक है ना, उसको कलेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव रख दिया जाता था। वो क्या करता था? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था और ले जाके उसको डिपॉजिट करता था, जमा करता था। द गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू रिवाइज द रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। और गवर्नमेंट को क्या अधिकार था? वो अथॉरिटी थी कि वो क्या करता था? रेट्स को हमेशा चेंज करता था, रहता था, रिवाइज करता था। इट वाज अ बेटर सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट। द महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। इसको जो कहाँ कहाँ पे इन्होंने लागू किया था महलवारी सिस्टम को? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया में। इसके बाद ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसी। अब जो ब्रिटिश एग्रेरियन कृषि से की जो संबंधित जो पॉलिसी थी वो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा?
द ओवरऑल impact of different types of revenue system was adverse for the peasants, which impoverished rural India. The following were the impacts of the British agrarian policy. जो ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसी थी उस पर बहुत सारा क्या हुआ, लोगों को जो रूरल इंडिया थे, ग्रामीण भारत था, उस पर बहुत ज़्यादा जो किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ा था। अब उसका जो इम्पैक्ट था वो देख लेते हैं। कौन सा, पहला देखिए, द रेट्स ऑफ लैंड रिवेन्यू वेयर वेरी हाई। जो लैंड रिवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा होता था, विच पुट द पीजेंट टू वेरियस प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डेब्ट। इसकी वजह से जो पीजेंट थे, किसान थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। दूसरा, व्हेन अ पीजेंट वाज नॉट एबल टू पे द लैंड रिवेन्यू, जब कोई किसान पीजेंट अपना लैंड रिवेन्यू नहीं भर पाता था, ही वाज आइदर फोर्स्ड टू टेक अ लोन फ्रॉम द विलेज मनी लैंड। तो इसकी वजह से वो क्या करता था, गांव के जो जमींदार होते थे उनसे वो लोन लेता था, और वो जो होता था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, उनका जो इंटरेस्ट होता था बहुत ही हाई होता था। दिस डिटेरियोरेटेड हिज कंडीशन फ्रॉम विच ही कुड नेवर रिकवर। और ऐसा उनका कंडीशन हो जाता था कि वो कभी भी उस पैसे को वापस नहीं कर पाते थे, ऐसा हालत होता था, इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते थे मनी लेंडर जो होते थे। तीसरा, द लैंड बिकम ए सेलिएबल कमोडिटी ड्यू टू विच ए न्यू क्लास ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो थे वो किसानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगे। दीज लैंडलॉर्ड्स सेल्डन विजिटेड द फील्ड। और ये लैंडलॉर्ड जो थे वो क्या करते थे, खेतों में जाके घूमते थे, विजिट करते थे। दे लीस्ट केयर्ड फॉर द कल्टिवेटर्स बट रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश। वो क्या करते थे, वो कल्टिवेटर्स के केयर के लिए होते थे, लेकिन वो क्या करते थे, ब्रिटिश की तरह, अंग्रेज़ों की तरह व्यवहार करते थे किसानों के साथ। इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और इवन लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। अब ये जो समय था वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के समय और जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उस टाइम का ये समय था। इसके बाद आपका द पॉलिसी ऑफ लैंड रिवेन्यू इम्पॉवरिश्ड द रूरल इंडिया कम्प्लीटली। ये जो पॉलिसी थी पूरी तरीके से क्या थी, इंडिया का जो रूरल एरिया था, रूरल इंडिया था, ग्रामीण, वो पूरी तरह से इस पॉलिसी के अंडर आता था। उसके बाद द ब्रिटिश वेयर इंटरेस्टेड इन एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर लैंड रेवेन्यू बट विदाउट एनी इंटरेस्ट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड और इरीगेशन मेथड। ब्रिटिश क्या चाहते थे, उनका इंटरेस्ट ये था कि वो लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल सकें, रेवेन्यू ले सकें, लेकिन बिना किसी इम्प्रूवमेंट और बिना किसी इरीगेशन मेथड के। मतलब वो किसानों का कोई हेल्प नहीं करते थे किसी तरह से, सिर्फ उनसे रेवेन्यू लेना ही उनका एक मोटिव हो गया था, मकसद हो गया था। उसके बाद एज द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड ड्यू टू मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब इंडियन जो ट्रेड था, व्यापार था, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री थी वो क्या होने लगी, स्टैग्नेटेड होने, बर्बाद होने लगी, क्योंकि ब्रिटेन की जो मशीनें आ गई थी वो सामान बनाने का काम करने लगी थी। इट पुट मोर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। इसकी वजह से वो क्या करते थे, जो पीजेंट थे, किसानों पर बहुत सारा प्रेशर हो गया था एग्रीकल्चर करने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदावार करें और अंग्रेज़ों को सेल करें, ताकि वो अंग्रेज़ क्या करें, अपने मशीन मेड गुड्स बना सकें और उसको सेल कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।